अमिताभ जी, लगातार बहुत सारी माथापच्ची हो रही है, विचार विमर्श हो रहे हैं, बैठक लगातार हो रही है। क्या और कब तक कौन सा फॉर्मूला निकलकर अब इन बैठकों से सामने आएगा? देखिए, दो चीज़ें साफ हैं। अभी तक अगर दोनों अगर टीडीपी की बात करें, जेडीयू की बात करें और बीजेपी की बात करें, तो अभी ऐसी कोई औपचारिक बातचीत शुरू नहीं हुई है कि अब किसे कौन सा मंत्रालय चाहिए या किसे स्पीकर का पद चाहिए। टीडीपी ने औपचारिक रूप से अभी तक फॉर्मल बातचीत शुरू नहीं की इसके बारे में कि उनकी डिमांड्स क्या हैं। कल चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आए थे, एनडीए की बैठक में बैठे, सर्वसम्मति से नेता चुना और चंद्रबाबू नायडू वापस चले गए। कल वो फिर आएंगे। कल एनडीए का नेता चुना जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कल जाकर दावा पेश करेंगे और 8 या 9 तारीख को शपथ हो सकती है। लेकिन जहां तक मंत्रालयों की बात है, ये जो चार सांसद पर एक मंत्रालय का फॉर्मूला है, वो पहले भी 2019 में भी सामने आया था। 2014 को देखें, 2019 को देखें तो जो सहयोगी थे उनको बहुत ज़्यादा नुमाइंदगी नहीं मिली थी। जो मेजर पोर्टफोलियोज थे वो बीजेपी के पास ही रहते, खासकर जो रायसीना हिल वाले। विदेश मंत्रालय अहम माना जाता है, फिनांस बीजेपी अपने पास रखना चाहेगी, विदेश मंत्रालय अपने पास, रक्षा अपने पास रखना चाहिए, गृह मंत्रालय अपने पास रखना चाहेगी। लेकिन इनके साथ साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट का भी एक फॉर्मूला होता है। और जहां तक स्पीकर पद का सवाल है, अगर बालयोगी स्पीकर थे वाजपेयी सरकार के, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी फिर से वो स्पीकर बन जाएं। तब की स्थितियों में अब की स्थितियों में अंतर है। चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश को आगे बढ़ाना है। अमरावती जिसको उन्होंने अपनी राज्य की राजधानी बनाया था, जिसको जगन मोहन रेड्डी ने काफ़ी हाशिए पर रख दिया, उसके लिए पैसे चाहेंगे। जो विभाजन हुआ था आंध्र प्रदेश का, उसके लिए स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज की मांग करेंगे। पोलावरम डैम जो अरसे से लंबित पड़ा है, इसके लिए उनको फाइनेंशियल पैकेज चाहिए। तो हो सकता है कि वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री, जो जल शक्ति मंत्रालय जिसे कहते हैं, चंद्रबाबू नायडू हाईटेक आईटी के बड़े बड़े माहिर माने जाते हैं। साइबराबाद हैदराबाद में उन्होंने बसा दिया था, तो आईटी मिनिस्ट्री की मांग हो सकती है। तो अभी ऐसा कुछ डिमांड नहीं है, टीडीपी के सूत्र हमें बता रहे हैं। लेकिन जो 4 सांसदों का फॉर्मूला है, उसके हिसाब से जो हम लोग जानकार पढ़ पा रहे हैं, वो ये है कि 16 सांसदों के साथ 4 मंत्रालय उन्हें मिल सकते हैं। जहां तक स्पीकर का पद है, अगर राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन जेडीयू से हैं हरिवंश जी, तो डिप्टी स्पीकर लोकसभा में ही होता है, उन्हें लोकसभा में डिप्टी स्पीकर दिया जा सकता है। क्यों बीजेपी और सरकार चाहेगी कि लोकसभा का संचालन सहयोगी दलों को दिया जाए? तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर अभी माथापच्ची करना बाकी है। अटल जी के समय जो हुआ वो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि तब 1999 से 2004 के बाद अब 2014 से 2024 हो चुका है। तो मुझे लगता है काफी पानी यमुना में बह चुका है। तो अब जब तक फॉर्मली नेता, भीड़ भाड़ में कभी पोर्टफोलियो पे चर्चा नहीं होती जी, और इसीलिए शायद ये लंबा विचार विमर्श भी यहाँ पर हो रहा है। अमिताभ जी, आपका विश्लेषण हम और समझेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। वहीं मोदी सरकार के पिछले 2 साल के कार्यकाल को अगर देखें तो सरकार में सहयोगियों को सांकेतिक प्रतिनिधित्व में नागरिक उड्डयन, भारी उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, स्टील और खाद्य जन वितरण और उपभोक्ता मामले जैसे मंत्रालय दिए गए हैं। खाद्य जन वितरण एवं उपभोक्ता मामले का मंत्रालय 2014 में रामविलास पासवान के पास था, नागरिक उड्डयन टीडीपी के पास रहा, भारी उद्योग एवं पब्लिक एंटरप्राइज शिवसेना के पास रहा। और इस लिहाज से उम्मीद की जा रही है कि जेडीयू को इस बार पंचायती राज और ग्रामीण विकास, टीडीपी को नागरिक उड्डयन, स्टील मंत्रालय और आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, तो शिवसेना को भारी उद्योग मंत्रालय यहां पर दिया जा सकता है। और वहीं सहयोगियों को वित्त और रक्षा में राज्य मंत्री का पद यहां पर मिल सकता है। तो देखिए, लगातार यहाँ पर कई सारे विचार विमर्श है, बहुत सारे फॉर्मूले निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन अंतिम मोहर किस पर लगेगी, ये इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और लोकसभा चुनाव में टीडीपी ने 16 सीटों पर जीत दर्ज की है। वो एनडीए की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी बहुमत का आंकड़ा नहीं पार कर पाई। ऐसे में टीडीपी का साथ रहने उसके लिए बेहद जरूरी है। और सरकार को समर्थन के साथ टीडीपी के कई मांग सामने रख दी है। टीडीपी ने लोकसभा स्पीकर, एनडीए संयोजक पद और सरकार को बाहर से समर्थन मांगा है। तो तमाम मांगे यहाँ पर हैं जो लगातार टीडीपी की ओर से की जा रही है। देखिए, 16 सीट कोई आम बात नहीं है। और अब कहीं ना कहीं जो जनादेश निकलकर सामने आया है, उससे ये समझना होगा कि बीजेपी सब अब अकेले नहीं कर सकती, उसको टीडीपी को भी सुनना होगा। जेडीयू की जो मांगे हैं, कृषि मंत्रालय को लेकर, वित्त मंत्रालय को लेकर, रेल मंत्रालय जो वो चाहते हैं, वो भी उनको माननी होंगी, समझनी होंगी। क्योंकि अगर एनडीए की जो मजबूती है वो अब इन्हीं 2 दलों पर भी निर्भर करती है। अमिताभ जी लगातार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, बहुत सारा विचार विमर्श लगातार हो रहा है, लेकिन इस बात से अब इंकार नहीं किया जा सकता कि एनडीए अगर मजबूत तभी होगा जब टीडीपी को भी सुना जाए और जब जेडीयू की भी मांगों को रखा जाए, तभी मजबूती आएगी बीजेपी को। देखिए, अपने दम पर बीजेपी को बहुमत नहीं है, ये सारे सहयोगी भी जानते हैं और बीजेपी के आला नेता भी जानते हैं।
तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा समझौता करना पड़ेगा बीजेपी को, कुछ अहम मंत्रालयों को लेकर, जो विकास से जुड़े हुए मंत्रालय हैं उसको लेकर। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि जो रायसीना हिल के मंत्रालय हैं, 4 बड़े मंत्रालय, उस पर बीजेपी कोई समझौता नहीं करना चाहेगी। प्रधानमंत्री रेल को जिस सर पर गति से आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, जिस तरह से रेलवे मंत्रालय में सुधार आ रहे हैं, उससे नहीं लगता कि रेलवे में भी सरकार बहुत ज़्यादा चाहेगी कि उसमें सहयोगियों का हस्तक्षेप हो। तो इसमें 2 चीज़ें साफ हो जाती है कि अब पहले ये स्थिति क्लियर साफ हो जाएगी कि प्रधानमंत्री के साथ कितने लोग शपथ ले रहे हैं, क्योंकि अभी चंद्रबाबू नायडू को भी शपथ लेनी है 12 तारीख को। उड़ीसा में सरकार बननी है, वहाँ कौन जाएगा। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है धीरे धीरे जेडीयू भी साफ करेगा, क्योंकि जेडीयू की एक विशेष राज्य को विशेष दर्जा देने की पुरानी मांग रही है दोनों राज्यों। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि दोनों पार्टियां बीजेपी की सहयोगी हैं। आंध्र प्रदेश में दोनों पार्टियां साथ चुनाव लड़ी हैं, सत्ता में आई हैं। बीजेपी का अपना वोट परसेंटेज है। जब भी चंद्रबाबू नायडू के साथ जुड़ता है, चंद्रबाबू सत्ता में आ जाते हैं। बीजेपी से जब वो अलग होते हैं तो विपक्ष में चले जाते हैं, चुनाव हार जाते हैं। तो उनको भी मालूम है बीजेपी की अहमियत आंध्र में भी है। जहां तक नीतीश कुमार का सवाल है, बीजेपी अभी भी वहां सबसे बड़ी पार्टी है। वहां पर नीतीश कुमार की पार्टी के सिर्फ 45 विधायक हैं। तो दोनों जगह अगर फॉर्मूला चलना है, दोनों राज्यों में अगर स्मूथली भी चलना है, तो मुझे लगता है दोनों पार्टियों के आला नेता, जेडीयू चाहे टीडीपी, सब दोनों पार्टियों का आला नेता भी फूंक कर कदम रखेंगे और ऐसा कुछ नहीं करना चाहेंगे जिससे विपक्षी कांग्रेस को या फिर वाईएसआर जगन रेड्डी को आंध्रा में, फिर यहाँ तेजस्वी यादव को फायदा हो। तो मुझे लगता है एक गठबंधन की मजबूरी भी है और ये जरूरी भी है कि ये तीनों साथ रहें। तो अपने अपने राज्य की भी मजबूरियां हैं और केंद्र में साथ रहना तो जरूरी है, क्योंकि एक गठबंधन ऐसा है जो चुनाव के पहले बना था, जिसको जनता ने मैंडेट दिया है। बीजेपी को भले ही पूर्ण बहुमत न मिला हो, लेकिन एनडीए को तो 290 सीटें पार हैं। इसलिए लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा अड़चन आने वाली है। जो मांग होगी नेता मिल बैठ के करेंगे और प्रधानमंत्री ने भी संकेत दे दिया है कि आने वाले दिनों में सब मिल बैठकर बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। विश्लेषण के लिए बहुत शुक्रिया अमिताभ।